बड़े शहर में रहने के कारण खर्च बहुत ज़्यादा थे। ऊपर से कोई ना कोई ससुराल वाले तो कभी पतिदेव के मित्र घर पर पधारते। नंदिनी अक्सर सोचती, बाहर घूमना फिरना तो ठीक है, लेकिन खाना घर पर ही खाना खाया जाए। पर बाहर जाने के बाद कभी आइसक्रीम, कभी फास्ट फूड, तो कभी किसी होटल में डिनर करके ही ससुराल की तरफ वाले मेहमान घर को वापस जाते। अरे बहू, इतने बड़े शहर में आए हैं तो यहाँ का मशहूर खाना तो चखा, सासू जी फ़ोन पर कहती। पर इस चक्कर में नंदिनी का बजट बिगड़ जाता। ससुराल वालों से घूमने फिरने, खाने पीने के पैसे भी नहीं ले सकते। ऊपर से सासू जी का फरमान होता, अच्छे से तोहफे देकर विदा करना है सबको। आखिर बड़े शहर में सब कुछ मिलता है। दो ही तो नंदे हैं, उनको बाजार जाकर उनके पसंद से दिलवाना, पसंद से अच्छे दुकान पर जाकर नंदों के पूरे परिवार को दिलवाने के चक्कर में अच्छे खासे खर्चे बढ़ जाते। जब खर्चा बढ़ जाता तो कटौती नंदिनी और उसके बच्चे के हिस्से में ही आती। ऊपर से वही फिर पतिदेव समीर के परिचित डायलॉग, तुम कितना खर्च करती हो नंदिनी, पढ़ी लिखी हो पर फिर भी बजट कंट्रोल नहीं कर सकती। अरे मेरी माँ को देखो, कितनी कुशल गृहिणी है, बचत करके ही तो पूरा घर चलाया है। और एक तुम हो, बचत का भी तुम्हें नहीं आता। दोनों नंदे जयपुर के पास ही कुछ घंटों की दूरी पर रहती थी। बड़ा शहर होने के कारण किसी न किसी का आना जाना लगा रहता था, पर हर बार आने पर उतना ही खर्चा करना नंदिनी को सही नहीं लगता था। सासू जी दूर रहकर भी यहाँ पूरी लगाम रखती थी। पल पल की खबर उनका लाडला राजकुमार बेटा अपनी माँ और पिता को देता, फिर अपनी माँ और पिता के आदेश अनुसार बिल्कुल वही करता जैसा वह कहती। समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर था, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। पर नंदिनी को तब बुरा लगता जब उसकी और उसके बच्चे की कुछ ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती और बेजिक ज़रूरतों में भी कटौती करनी पड़ती। सस्ते वाले कॉस्मेटिक्स ही खरीदने पड़ते। 3 साल के बेटे के लिए बेबी प्रोडक्ट्स भी नहीं आ पाते। सस्ते कपड़े और खिलौने ही खरीद पाती। नंदिनी ने घर में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसे खुद के खर्चे के लिए पैसे मिलने लगे। शादी के बाद लगभग 1 साल तो नंदिनी अपने ससुराल में ही थी, पर शादी के 1 वर्ष बाद नंदिनी अपने पति समीर के साथ जयपुर शिफ्ट हो गई। सास ससुर नंदिनी के पास महीने 1.5 महीने में आते रहते थे। घर में कोई भी नया सामान आता तो सास ससुर की सहमति के बाद ही आता। नंदिनी के छोटे भाई की शादी थी। शॉपिंग के लिए नंदिनी के माता पिता और भाई जयपुर आए। जब नंदिनी ने समीर से कुछ पैसे मांगे ताकि वह भी अपने छोटे भाई के लिए कुछ खरीद सके, तो समीर ने एक ही बात कही, तुम मम्मी से बात कर लो पहले, वे जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा। नंदिनी ने सासू जी से बात की तो सासू जी ने कहा, अरे ये क्या कह रही हो बहू, अरे वह लोग आए हैं तो बेटी के यहाँ तो वह लोग तुझे देंगे, उन्हें देना है थोड़ा ही बनता है। वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है कि दामाद की जेब से 1 पैसा भी खर्च नहीं कराया जाता। और ससुर जी बहुत नाराज़ हो रहे थे। एक बार हमको फ़ोन करके हमसे पूछा भी नहीं हमारे बेटे के घर जाने के बारे में, बल्कि फ़ोन करके ये बताया कि वे लोग अपनी बेटी दामाद के यहाँ किसी काम से आ रहे हैं। नंदिनी मन ही मन सोचने लगी, क्या अपने पति का घर केवल सास ससुर के बेटे का है, बहू का नहीं? एक पत्नी का अपने पति के घर पर भी कोई हक नहीं? ससुराल में तो ठीक है, माता पिता कभी बेटी के घर रुक नहीं सकते, क्या यहाँ आने के लिए भी उसके माता या पिता या भाई को ससुर से सहमति लेनी होगी? ये वे लोग एक रात भी अपनी बेटी के यहाँ नहीं रुक सकते। समीर को उसके माता पिता ने क्या समझाया पता नहीं, पर समीर भी नंदिनी के माता पिता और भाई के साथ दिल से साथ नहीं रहा। बिजी हूँ, समय नहीं है, इस तरह ऑफिस का बहाना करके समीर रात को घर देर से लौटता। 2 दिन नंदिनी के माता पिता और भाई जयपुर में रुके। नंदिनी ने शॉपिंग में मदद करवाई। नंदिनी ने अपने माता पिता और भाई को घर पर ही खाना खिलाया। वैसे तो माता पिता ने नंदिनी से किसी तरह का कोई भी खर्चा नहीं करवाया। खाने पीने का खर्चा नंदिनी के माता पिता ने ही दिया। आखिरी दिन शाम को नंदिनी के पिता ने समीर को फ़ोन करके साथ डिनर करने के लिए बाहर होटल में बुला लिया। जैसे ही बिल आया, समीर अपने कान पर फ़ोन लगाकर बाहर निकल गया। होटल का बिल नंदिनी के छोटे भाई
नहीं पे किया। नंदिनी को एक ही बात का दुख हो रहा था। जब भी समीर के माता पिता या बहनें सह परिवार आती हैं या ससुराल का कोई भी रिश्तेदार आता है तो समीर के पास अचानक से बहुत सारा समय और खर्चे के लिए पैसे निकल आते थे। पर नंदिनी के खुद के छोटे भाई और माता पिता के लिए समीर के पास ना समय था ना पैसा, और फिर भी जाते हुए नंदिनी ने अपने छोटे भाई को अपने बचाए हुए पैसों में से 500 रुपये दिए। तब नंदिनी के माता पिता चले गए तो समीर ने ताना मारा, बड़े शहर में आने के बाद तुम्हारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ तो दामाद की जेब से एक पैसा भी नहीं निकलवाते और तुम चाहती थी कि मैं पे करूं। समीर, इन 2 दिनों में सारा खर्चा मेरे माता पिता और भाई ने ही किया है। अरे और क्या कहना चाहते हो तुम? अगर मैंने अपने छोटे भाई को एक बड़ी बहन होने के नाते अपनी बचत में से थोड़ा बहुत सा कुछ दे दिया तो तुम्हारी कौन सी जेब ढीली हो गई? दामाद का कौन सा खजाना खर्च हो गया? आइंदा मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगी। जब भी तुम्हारी बहनें और रिश्तेदार आएँ तो अपने दामाद की पूरी आवभगत करना, उनका एक पैसा भी खर्च मत करवाना। कहते हुए नंदिनी मुस्कुराकर चली गई। अगले दिन महीने की 1 तारीख को ही नंदिनी ने घर खर्च और ज़रूरी सामान खरीदने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट समीर को पकड़ा दी। ये घर के बहुत ही ज़रूरी बेसिक सामान और खर्चों की लिस्ट है। हमारा बेटा भी 3 साल का हो गया है, उसका भी स्कूल में एडमिशन कराना है। उसके लिए भी अब खर्चे हमें अलग से ही पैसे रखने होंगे। इस साल उसकी एडमिशन फ़ीस, स्कूल की यूनिफॉर्म, बुक्स और ज़रूरी सामान भी मैंने बना दी है। तुम भी खुद ही चेक कर लेना। समीर ने जब लिस्ट देखा तो वह देखता ही रह गया। एक भी सामान गैर ज़रूरी नहीं था। वही पानी, बिजली का बिल, किराने का सामान, सब्जी, सब कुछ लिखा था उसमें। अब से तुम ही खर्चा करोगे, तुम ही सब्जी लाओगे, तुम ही किराने का सामान लाओगे। मैं तो बहुत खर्चा करती हूँ, मुझे तो खर्च करने की समझ ही नहीं है। वैसे भी सब कुछ और एक एक सामान को तुम मम्मी जी से पूछकर ही खरीदते हो, पर फिर भी तुम और वह मुझे 10 बातें सुनाते हो। इससे बेहतर है अपनी माता जी से पूछो और बहुत ही सोच समझ के उनके अनुसार खर्च करो, तो तुमसे बचत भी हो जाएगी, तुम्हारे पास भी तो पैसे होंगे। पढ़ाती हो तुम आखिर? समीर ने कहा, मेरे पैसों पर निगाह मत डालो। अपना कोई भी खर्चा तुमसे मांग नहीं रही हूँ, पर वह मेरे खुद के खर्च के लिए है, और अगर तुम्हें उसमें भी परेशानी है तो अपने खर्चों की लिस्ट में तुम्हें थमाती हूँ। कहते हुए नंदिनी ने पहले से ही तैयार एक लंबी चौड़ी लिस्ट समीर को पकड़ाई, जिसे समीर ने बिना देखे ही वापस नंदिनी को कर दी। एक बात और, अब से जब भी घर में कोई मेहमान या तुम्हारे घर वाले आएंगे तो सारा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा खर्चा अब खुद तुम ही करोगे। मैं अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगी। दिनों में ही समीर को आटे दाल के भाव मालूम पड़ गए। रविवार को जब अकेला ही घर का सामान लेकर वापस लौटा तो अच्छा खासा बिल बन चुका था। थकान इतनी हो गई कि बड़ी सब्जी मंडी जाकर सब्जी लाने की हिम्मत ना पड़ी, तो घर के पास से ही ठेले से सब्जी लेने लगा तो उसे थोड़ी महंगी मिली। कुछ दिनों बाद ही नंदिनी की बड़ी नंद अपने परिवार के साथ आ पहुंची और नंदिनी ने अपने सास ससुर को भी वहीं बुला लिया। नंदिनी की बड़ी ननद मेघा इस बार अपने पति अभय और दोनों बच्चों के साथ आई थी। इस बार नंदिनी ने सुबह नाश्ता बनाने की बजाय समीर से कहकर प्रसिद्ध पोहे और समोसे, कचौड़ी और जलेबी मंगवाई। दोपहर को सभी लोग मूवी देखने गए। मूवी देखकर निकले तो सबको जोरों से भूख लगी थी। चलिए, पास में ही फेमस रेस्टोरेंट है, वहीं चलकर खाते हैं, नंदिनी ने कहा। सास ससुर बहुत खुश हुए कि चलो इस बार बहू बाहर खाने को कह रही है, नहीं तो हमेशा घर में खाना बना रखा है, यही कहकर टालमटोल करती है। इधर समीर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। सुबह का बाजार से नाश्ता, मूवी टिकट्स, पॉपकॉर्न, समोसे और कोल्ड ड्रिंक से वैसे ही उसकी जेब ढीली हो गई थी। लंच के बाद जब बिल आया तो दामाद जी पे करने लगे। मेघा को भी इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था, पर इतने में ही नंदिनी बोल पड़ी, अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हो? अपने यहाँ रिवाज है कि दामाद की जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं कराते, पाप लगता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मम्मी जी, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अपने सास की तरफ देखा। हाँ हाँ दामाद जी, आप रहने दीजिए, कहते हुए सास ससुर ने समीर की तरफ देखा।
समीर ने चुपचाप से पे कर दिया। अरे सुनिए ज़रा, आइसक्रीम, ब्रेड बटर और बिस्किट और नमकीन, फल और मिठाई लेकर चलते हैं। क्या बहू, तेरी शादी को पूरे 5 साल होने को आए हैं, अभी तक घर में क्या सामान रखना है, कैसे रखना है सीखा नहीं तूने? जब पता था मेहमान आने वाले हैं तो पहले से क्यों नहीं मंगवा के रखा? और ये सब तो मैं हमेशा घर में रखती हूँ। हाँ मम्मी जी, पर क्या करूँ? अभी तक तो आप ही सब कुछ बताती हैं इन्हें, और ये भी आपके अनुसार ही घर चलाते हैं। मुझे तो पूरी तरह से मौका ही नहीं मिला। नंदिनी ने बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से बात कही तो बड़ी ननद और दामाद जी को हंसी आ गई। अच्छा मम्मी जी, आप ही मदद करवा दीजिए अपने बेटे की खरीदारी में, मैं तब तक दीदी के साथ कपड़ों की उस दुकान में हूँ, जल्दी आइएगा। काफ़ी देर तक जब सासू जी और समीर नहीं लौटे तो नंदिनी ने फ़ोन किया। समीर ने पहली घंटी में ही फ़ोन उठा लिया। नंदिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ नंदिनी, बस हम पहुंच ही रहे हैं, चलो मम्मी छोड़ दो इसे, लेट हो रहे हैं। नंदिनी का फ़ोन आया। थोड़ी देर बाद जब सासू जी और समीर कपड़ों की दुकान पर पहुंचे तो नंदिनी ने देखा समीर अपनी माँ पर झल्ला रहा था। क्या माँ, ये हमारा वाला छोटा शहर नहीं है, बड़े शहर में हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है, सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है। इतना खर्च तो महीने भर में नंदिनी भी नहीं कर पाती जितना आपने एक ही दिन में करवा दिया। ये सुनकर नंदिनी को कलेजे में इतनी ठंडक पहुँची जितनी कि उसने उस शोरूम में बैठे हुए उस एसी से भी नहीं मिली होगी। बच्चों के कपड़े का पे तो ससुर जी ने कर दिया था। अरे दीदी, आप जयपुर आए और साड़ी नहीं ले रहे? ऐसा हो सकता है क्या? साड़ी के साथ मैचिंग की सुंदर लाख की चूड़ियाँ भी देखना, और दामाद जी के लिए सुंदर सा कुर्ता पजामा देखिए। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहते हुए समीर हमेशा की तरह मोबाइल कान में लगाए निकल गया। पर इस बार हमेशा की तरह केवल नंदिनी को अकेले छोड़कर नहीं, बल्कि अपने परिवार को भी। खरीदारी के बाद जब बिलिंग की बारी आई तो सासू जी ने कहा, बहू कार्ड निकाल। कार्ड नहीं मम्मी जी, अब इन्होंने मुझे कोई कार्ड नहीं दे रखा है, आपके कहने पर कि मुझे बचत करनी नहीं आती, खर्चा बहुत करती हूँ। इन्होंने अपना कार्ड वापस ले लिया, अभी तो आप ही पे कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। कहते हुए दामाद जी ने अपना कार्ड निकाला तो नंदिनी ने वही डायलॉग फिर से बोला। दामाद जी, हाँ बिल्कुल भी नहीं, हमें पाप चढ़ेगा। हमारे यहाँ रिवाज है कि दामाद जी की जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं कराते। कहते हुए नंदिनी ने अपने ससुर जी की तरफ देखा। ससुर जी ने पैसे पे कर दिए। चलिए अब चौपाटी चलते हैं, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर ने गुस्से से नंदिनी की तरफ देखा। रात को सब घर पहुँचे। अच्छा नंदिनी, प्रोग्राम में चेंज करना पड़ रहा है, हमें कल सुबह ही रवाना होगा, इनके ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। चलिए जल्दी से सोते हैं, गुड नाइट। कहते हुए मेघा कमरे में चली गई। अगले दिन नंदिनी ने सबके लिए नाश्ता बनाया और खाना पैक करके दिया। विदा करते हुए ननद, दामाद जी और बच्चों को तिलक करके रुपए भी दिए। जब ननद भाभी गले मिली तो मेघा से चुपके से धीरे से कान में कहा, उम्मीद करती हूँ मम्मी पापा और भाई आइंदा आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर भी अगर इस दोस्त से काम ना चले तो अगली बार देखते हैं। मेघा और दामाद जी के घर से जाते ही समीर, जो कल से भरा बैठा था, एकदम से फूट पड़ा। नंदिनी, अचानक से तुम इतनी आलसी कैसे हो गई? घर में एक वक्त भी तुमने कल खाना नहीं बनाया। इतना खर्चा तो मेरा पहले कभी नहीं हुआ। अरे मैंने क्या किया? हमेशा तो आपको खर्च करने से मना करती हूँ। पहले से गिफ्ट खरीद कर, घर में खाना बनाकर, घर में ही नाश्ता तैयार करके, घर में ही मिठाइयाँ बनाकर पैसे बचाती हूँ, बचत करने का प्रयास करती हूँ, तो हमेशा मैं ही बुरी बनती हूँ। मम्मी जी पापा जी को भी लगता है कि मैं अपने ससुराल वालों पर खर्च करना ही नहीं चाहती, इसलिए इस बार सब कुछ आप और सासू जी पर ही छोड़ा है। इतने में बोल पड़ी, समीर कल शाम को तू कहाँ गायब हो गया था? मेघा और दामाद जी के कपड़ों का सारा बिल दामाद जी ने पे किया है, तुझसे कहा था ना, पर तूने उन्हें बिल के पैसे भी वापस नहीं किए। इतने में नंदिनी भी बोल पड़ी, हाँ समीर, अच्छा थोड़े ही लगता है, आखिर घर का रिवाज है, दामाद जी की जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं कराते। अरे कौन सा रिवाज?
कैसा रिवाज। वे लोग वैसे भी अपने लिए कपड़ों की शॉपिंग करने आए थे। अब ये थोड़े ही है कि जितनी बार वे आए अपने लिए जो भी खरीदें उसका सारा खर्चा मैं देता फिरूं। आखिर में मैं छोटा भाई हूँ, वैसे भी छोटा भाई का देना तो बनता ही नहीं। तो नंदिनी ने भी जवाब दे ही दिया, अच्छा ये भी बात है कि छोटा भाई बड़ी बहन के सामने खर्च नहीं करता। मेरा भी तो छोटा भाई आया था तब तो ये रिवाज नहीं बताया तुमने। अब जब भी मेरे छोटे भैया भाभी आएंगे तो मैं भी उनकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करने दूंगी। आखिर यहाँ के रिवाज जो निभाने हैं। सास ससुर और समीर भौचक्के होकर अपनी बहू की बातें सुन रहे थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बहू ने उन्हें उनके ही जाल में शायद उलझा दिया था। ये लो मेरा कार्ड और सोच समझकर जैसा तुम पहले घर चलाती थी बिल्कुल वैसे ही चलाओ, कोई फालतू के रिवाज नहीं निभाने मुझे। कहते हुए समीर का अचानक से फ़ोन बजा। बड़ी बहन मेघा का कॉल आया। समीर, तुम्हारे जीजा जी ने तेरे लिए, नंदिनी और तुम्हारे बेटे के लिए तोहफे कमरे में रखे हैं। उम्मीद करती हूँ तुम्हें पसंद आएंगे। अरे दीदी आपने क्यों खरीदे? अरे बड़ी बहन हूँ, तेरी हक बनता है। मेरा भी अच्छा लगता है एक बहन को जब अपने माता पिता और भाई बहन के लिए वह कुछ करती है या देती है। वाह दीदी, जीजा जी कितने अच्छे हैं, उनको मेरी तरफ से थैंक यू कहना, समीर ने खुशी से कहा। देख समीर, मुझे अच्छा लगा ना अपने मायके वालों के लिए कुछ लेकर, तो ये खुशी नंदिनी को भी लेने दे। उसका भी मन करता होगा अपने छोटे भाई और माता पिता के लिए कुछ करने का, अपने घर हक से उन्हें बुलाने का, उनकी आप भगत करने का, कुछ देने का। ये खुशी तू उसको भी दे ताकि नंदिनी के मायके वाले भी तेरी प्रशंसा करें। भाई, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक पत्नी भी तो अपने पति और ससुराल वालों के लिए बिना किसी उम्मीद के सब कुछ करती है। एक पति भी जब अपनी पत्नी के मायके वालों को मान सम्मान देगा तो उसे भी दिल से मान सम्मान मिलेगा। वह समय गया जब कहते थे कि दामाद की जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं कराना चाहिए या बेटी के घर का पानी पीना भी पाप होता है। हम बेटियों को क्यों विवाह के बाद इतना पराया कर दिया जाता है? हम आज भी उनकी बेटियां और हमेशा ही रहेंगी। माता पिता को भी हक है अपनी बेटी के घर खुशी से आने का। एक बेटी भी खुश होती है जब वह हक से अपने माता पिता और मायके वालों का स्वागत करती है। दामाद जी भी सही मायनों में बेटे जैसा बन जाता है। कॉल पर जब ये बातें समीर और उसके माता पिता ने सुनी तो उनकी आंखों में शर्मिंदगी का भाव था। बाद में घर के सब लोगों ने नंदिनी से माफ़ी मांगी। नंदिनी, हम भूल गए थे कि ये घर तुम्हारा भी है। जिस तरह तुम हक से हमें बुलाती हो, हमारी भगत करती हो, सम्मान देती हो, ठीक वैसे ही तुम अपने माता पिता के लिए भी कर सकती हो। हमारे बेटे का भी फ़र्ज बनता है कि वे अपने मम्मी जी पापा जी को सम्मान और मान दे। सबके मुंह पर ये बातें सुनकर नंदिनी आंखें खुशी से छलछला गईं। ननद नंदोई जी की छोटी सी सहायता ने नंदिनी की ज़िंदगी की इतनी बड़ी उलझन को इतनी आसानी से सुलझा दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या दामाद जी की जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए पर बहू के मायके वालों से हर खर्च कराना चाहिए? मम्मी जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिसके हिस्से में जिसका नाम आएगा वह उसी को रखेगा। बड़ी बहू मीना बोली। दोनों बेटे और छोटी बहू सीमा ने भी मीना का साथ दिया। यह सब देख सुनकर रामकिशन जी अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी से बोले, देख रही हो बिमला, अब हमारे दोनों बेटा बहू हमारे नाम की पर्ची निकालेंगे। जिसके हिस्से में जो नाम आएगा उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब हम इस उम्र में बस यही दिन देखना रह गया था। वैसे भी दोनों बेटा बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख रही हूँ। घर संपत्ति व ज़मीन जायदाद का बंटवारा करके मन नहीं भरा इनका अभी, तभी तो अब हमारा भी बंटवारा करने पर आ गए हैं। अरे इन नालायकों को इसलिए बड़ा किया था क्या कि शादी के बाद भी अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाएं। सभी चीज़ों का बंटवारा तो ये लोग पहले से ही कर चुके हैं, अब हमारा भी बंटवारा करेंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बिमला जी बोली, तब मत करिए, दुख के दिन हैं अभी हमारे, सब्र कीजिए, सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेवजह चिंता मत कीजिए, यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? रामकिशन जी बोले, बिमला अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
विमला जी उन्हें पानी देकर ढांढस बंधाते हुए कहने लगी कि सब कुछ अच्छा ही होगा, आप सब्र रखिए। रामकिशन जी और विमला जी के दो बेटे किशन और नीरज, बड़ी बहू मीना और छोटी बहू सीमा संयुक्त परिवार का हिस्सा थे। जब से छोटे बेटे नीरज की पत्नी सीमा शादी करके आई थी, दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सीमा जो भी काम करती वह मीना को बिल्कुल न सुहाता और मीना जो भी काम करती वह सीमा को न सुहाता। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ पड़ती, जिसका खामियाजा बेचारे किशन जी को और विमला जी को भुगतना पड़ता। दोनों बहुओं में से कोई भी वृद्ध सास ससुर को चाय नाश्ता व खाना देने तक को राजी न होती। कितनी बार तो दोनों पूरा दिन रसोई में ही नहीं आती और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती। पतियों को कह देती कि वे अपने ऑफिस कैंटीन से ही खाना खा लें और बच्चों को भी स्कूल कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। दोनों को अपने सास ससुर की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता, दोनों में से कोई बहू यह तक देखने नहीं आती कि सास ससुर ने पूरे दिन कुछ भी खाया है या नहीं। विमला जी खुद को रसोई में जाती और अपने और रामकिशन जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बना लाती। उस पर भी बड़ी बहू मीना बोल पड़ती, माँ जी खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ दी है आपने, अब कौन साफ करेगा इसे। ना मीना रसोई साफ करती ना सीमा। आखिरकार बेचारी विमला जी को ही रसोई साफ करनी पड़ती। विमला जी ने जब रसोई का ज़्यादा काम होता नहीं था, एक तो उम्र हो जाती है और ऊपर से शरीर की बीमारियां, मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ लें तो उन्हें स्वयं ही खाना बनाना पड़ता था। जबकि डॉक्टर ने विमला जी को आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। रामकिशन जी कहते थे, विमला दोनों बहुओं के होते हुए तुम्हें इस उम्र में हम दोनों को खाना बनाना पड़ रहा है क्या? इन्हीं दिनों के लिए बेटी की शादी करवाई थी। विमला जी कहती, अब दोनों बहुएं ही जब दोनों खाना नहीं बनाएंगी तो हम दोनों का खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। मगर आप मेरी चिंता मत करिए, मैं धीरे धीरे काम कर लूँगी। इन दोनों को कुछ कहने का फ़ायदा नहीं, इनसे कुछ कहना मतलब अपना ही मुंह खराब करना। दोनों बहुओं की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जिसका गुस्सा यह दोनों हम पर निकालती हैं। रामकिशन जी और विमला जी का यह संयुक्त परिवार रामकिशन जी द्वारा बनाए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें रामकिशन जी और विमला जी नीचे के कमरे में रहते थे और दोनों बेटे बहू ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते थे। वैसे यह पुश्तैनी मकान इतना बड़ा था कि बहुओं को ऊपर के कमरों में रहने की जरूरत भी नहीं थी। मकान के निचले हिस्से वाले कमरों में भी खाली ही पड़े ही रहते, मगर कोई भी बहू नीचे रहने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि वे जानती थी कि अगर निचले हिस्से वाले कमरे में रही तो उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। सास ससुर का कमरा नीचे था, जिस वजह से कोई ना कोई उनसे मिलने घर में आता रहता। बहुएं ऊपर अपने अपने कमरों में रहती, जिस वजह से उन्हें मेहमानों को चाय नाश्ता भी नहीं करवाना पड़ता, ना ही सास ससुर की सेवा करनी पड़ती थी। तभी तो कोई भी बहू नीचे वाले कमरे में रहने को तैयार ना थी और दोनों बहुएं आज़ादी से जीना चाहती थी। कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर का खाना खाना पसंद था, इसलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध दंपति तो पूरा दिन घर में ही रहते थे, वे बेचारे खाना कहाँ खा जाएंगे। एक दिन दो बहुओं की इन हरकतों से तंग आकर रामकिशन जी अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोले, किशन और नीरज, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही। तुम्हारी पत्नियां अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में ना जाना पड़े। यदि दोनों बहुओं में आपस में नहीं बनती तो वे घर के काम बांट ले। सुबह की रसोई बड़ी बहू संभाले और शाम की रसोई छोटी बहू। क्यों रसोई में आकर खाना ना बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों को समझाया। पहले तो दोनों समझने को तैयार नहीं हुई, मगर एक दिन जब बाहर के खाने से किशन और नीरज दोनों की एक साथ तबीयत खराब हुई, तब से दोनों बहुओं ने घर के काम बांट लिए। मीना सुबह का खाना बनाती और सीमा शाम का, ताकि दोनों को रसोई में एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। सुबह और शाम दोनों का वक्त का काम और खाना अब समय पर होने लगा, जिस वजह से रामकिशन जी और विमला जी को 2 वक्त का खाना तो मिल जाता। ना मिलता तो वह था प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहुएं तो वैसे ही सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन विमला जी बस इतना ही बोली थी छोटी बहू सीमा से कि बहू, आज खाने में नमक ज़्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है तो खाने में नमक थोड़ा कम ही डाला करो।
विमला जी के इतना कहते ही सीमा ने बवाल मचा दिया। बोली, एक काम क्यों नहीं करती माँ जी आप? दोनों समय का खाना आपकी लाडली बहू के पास ही क्यों नहीं खाती? वह तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती होगी ना, इसलिए तो मेरे पास खाने में नुक्स निकाल रही हो। एक तो इन बूढ़ों की खिदमत करो और ऊपर से इनकी सुनो। रसोई में आकर देखिए जरा कितनी गर्मी होती है खाना बनाते समय। एक तो गर्मी मुझसे नहीं होता रोज़ रोज़ ये खाना बनाना। जब बड़ी बहू मीना को पता चला कि सीमा ने माँ जी से ऐसा कहा तो कई सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे ना खिलाना पड़ेगा। ये सोचकर वह बोली, माँ जी जो मिले खा लिए कीजिए ना, बेवजह क्यों किसी को भी टोका टोकी करती रहती हो? आप तो जानती ही हो हम लोग तो बाहर से ही खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी नहीं खिला सकते, क्योंकि आप लोगों को तो खाने में काफ़ी चीज़ों से डॉक्टर ने परहेज करने को कहा है। आप लोगों के लिए तो घर में खाना बन रहा है रोज़, और उसमें भी आपके नखरे, ये सब कौन सहन करेगा? इसलिए बिना बड़बड़ किए जो मिले चबा लीजिए बस। किसी को ज़्यादा लेक्चर मत कीजिए। आज के ज़माने में कोई लेक्चर सुनना पसंद नहीं करता। उस दिन रामकिशन जी और विमला जी यह बात अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहुओं की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वे दोनों हम बूढ़ों को जैसे तैसे खाना खिला रही हैं। वहाँ दुकान पर किशन और नीरज की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। किशन के कहे अनुसार नीरज दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और नीरज कह रहा था किशन उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर सारी बातों का तोड़ यह निकला कि दोनों भाई अलग अलग हो जाएं और अब अपना अपना देखें। किशन का कहना था कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा है। अगर नीरज इसी तरह दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए बंटवारे में ही फ़ायदा रहेगा, ताकि हम लोग अपने अपने पैसे बचा पाएँ। और हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे 2 हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर ही पुश्तैनी मकान और गांव से दूर उनका एक मकान था उसे भी बांट लिया, जिसमें पुश्तैनी मकान आया किशन के हिस्से और इस गांव से दूसरे गांव का मकान आया नीरज के हिस्से। ज़मीन जायदाद और सारी संपत्ति बांट दी जाएगी। यह सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो गईं। सीमा अपने पति नीरज से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि खुद तो वो कौन सा दूध के धुले हैं। बड़े भैया भी दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते थे, मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा, और उन्होंने अपने हिसाब मांगना तो दूर सीधा आप पर इल्ज़ाम ही लगा दिया। वहाँ किशन की पत्नी मीना भी बहुत खुश थी। वह बोली, अब इस सीमा का मुँह रोज़ रोज़ नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले से ही आपसे कहती थी कि एक नंबर के चोर हैं दोनों पति पत्नी। दोनों बेटे बहुएं इतना खुश थे कि अलग होने की खुशी में वो लोग अपने माता पिता को जैसे भूल ही गए थे। रामकिशन जी और विमला जी बैठे बैठे सब देख और सुन रहे थे और सोच रहे थे कि जो बेटा बहू हमें साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। विमला जी रामकिशन जी से बोली, सुनिए जी, जो बेटा बहू हमें अपने साथ रहने कहेंगे हम दोनों उसके साथ चले जाएंगे। वैसे भी हम बूढ़ों को इस उम्र में चाहिए ही क्या, बस 2 वक्त की रोटी। इसलिए आप बस इन लोगों से कुछ कहिएगा मत, वरना कहीं हमें ही लेने के देने ना पड़ जाएं। रामकिशन जी बोले, अरे भाग्यवान, मैं बिना वजह क्यों फटे में टांग घुसाऊंगा, मगर हाँ अगर बात हमारे वजूद पर आ गई तो मैं चुप भी ना रह पाऊंगा। कुछ देर बाद रामकिशन जी बरामदे में टहलने निकले। उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटा बहू किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, कल तक जिन बेटे बहुओं में 36 का आंकड़ा था, आज वे सब कुछ अलग हो जाने के बाद चारों साथ में बैठकर किस विषय पर चर्चा कर रहे होंगे। तभी उनके कानों में बड़ी बहू मीना के स्वर गूंजे, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बूढ़ों का साथ में क्या काम। छोटी बहू सीमा बोली, हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बंटवारा किया है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे, किसी एक के माथे नहीं मरने देंगे इनको। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। बस बाहर का ये नज़ारा देखकर रामकिशन जी आप चिंतित हो गए थे। विमला जी भी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वे रामकिशन जी के बिना कैसे रह पाएंगी, और रामकिशन जी उनकी तो मानो जान बसती थी विमला जी में। ये दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना, दोनों के दिमाग में बस यही चल रहा था। रामकिशन जी और विमला जी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए,
छोटा बेटा नीरज बोला, माँ आपके नाम की पर्ची मेरे हिस्से निकली है और आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए। पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। रामकिशन जी अब तक तो यह सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे रहा ही नहीं गया। वे बोले, होते कौन हो तुम लोग हमारा बंटवारा करने वाले? हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं समझे। जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांध कर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम होते कौन हो? हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च कर दी तुम जैसे बेटों को बड़ा करने में और पढ़ाने लिखाने में, और जब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला तुमने? जिस पुश्तैनी मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट तो दिया है, यह पुश्तैनी मकान भी मेरा ही है। यह कैसे भूल गए तुम दोनों? तुम लोगों के यह नाटक मैं कब से देखता आ रहा हूँ कि लेकिन अब बस बहुत हुआ। हमारे घर में रहते हो, हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोलकर सुन लो, इस गांव से दूर हमारा मकान है जो नीरज के हिस्से में आया है, बंटवारे में। तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर दो और जाकर वहां बस जाओ। मैं और बिमला हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठते हो वह भी मेरे द्वारा ही बनाई गई है। और हम अपना खाना पास रहने वाली कुक बाई जो सभी के लिए टिफ़िन बनाती है उससे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है। किशन बोला, पापा आप लोग इतने बड़े मकान में अकेले रहोगे, यह कैसा न्याय है? रामकिशन जी बोले, मैं यहाँ के ऊपर के कमरे किराए पर चढ़ा दूँगा ताकि हमें किराया भी मिल पाए और काम आने वाले लोग भी, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहू बेटियों से तो बेहतर है हम अपने किराएदारों से संबंध मधुर बनाएं, जो हमारे काम तो आएंगे। तुम लोगों का तो वैसे भी होना ना होना एक जैसा ही था। दोनों बेटे और उनकी पत्नियां जो अब तक बहुत खुश थे, अचानक ही बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनके हाथ में यह पुश्तैनी मकान भी जा चुका था। दुकान की कमाई भी अब 3 हिस्सों में बांटनी पड़ेगी, और जो गाँव से दूर मकान था वहाँ दोनों जेठानी देवरानी को एक दूसरे के बगल में रहकर रोज़ एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा।